कहानी की शुरुआत सेरी नाम की एक छोटी लड़की से होती है जिसके पास एक अजीब सा हुनर है। वो हैंडसम लड़कों के सामने अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल नहीं झिझकती। जब उसे अपनी क्लास के एक लड़के पर क्रश होता है तो वो बिना डरे उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो लड़का भी मान लेता है कि उसे भी वही पसंद है। और सीरी खुशी के मारे फूट फूट कर रो पड़ती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अगले ही दिन वो लड़का अचानक स्कूल छोड़कर चला जाता है और उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वक्त के साथ सीरी बदलने लगती है। उसके बाल अब पहले की तरह सीधे नहीं रहते, जबकि उसकी जुड़वां बहन हायरी के बाल बिल्कुल वैसे ही रहते हैं और उसे लगने लगता है कि शायद ये फर्क उसे अपने पिता से मिले जीन्स की वजह से है। बाद में वो चुपचाप अपने पड़ोसी लड़के से प्यार करने लगती है और उसके लिए एक तोहफा भी तैयार करती है। लेकिन जिस दिन हिम्मत जुटाकर उससे अपने दिल की बात कहने वाली होती है, उसी दिन वो लड़का उसके घर आता है और हायरी के बारे में पूछता है। उसे नहीं, और यही कड़वा अनुभव सीरी को ये कसम दिला देता है कि अब वो कभी किसी से अपने प्यार का इजहार नहीं करेगी। मगर ये कसम तब टूट जाती है जब उसकी मुलाकात समंदर किनारे हायोन से होती है, जिसकी चाल ढाल लहरों जैसी खूबसूरत होती है और वो उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठती है। अगले ही दिन हायोन स्कूल में सबके सामने आ जाता है और हर कोई उसे देखकर दीवाना हो जाता है। लेकिन सब तब हैरान रह जाते हैं जब वो सीधे सीरी की तरफ हाथ हिलाता है और सीरी शर्म से जड़ हो जाती है, जबकि उसकी दोस्त उसे घूरने लगती हैं। मजबूरी में उसे कहना पड़ता है कि वो उससे कल बीच पर मिली थी। क्लास में सीरी मॉक एग्जाम की रैंकिंग देखती है और उसमें हायोन का नाम टॉप 100 में होता है, जिससे उसे इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में जाने का मौका मिल जाता है। और अफवाह ये होती है कि उस कमरे में किया गया कन्फेशन लगभग हमेशा सफल हो जाता है। लेकिन सीरी मायूस हो जाती है क्योंकि उसके नंबर इतने अच्छे नहीं हैं कि वो वहां जा सके। ब्रेक के दौरान वो अपनी दोस्तों के साथ ह्योन को बास्केटबॉल खेलते देखती है, जहां उसके चारों तरफ लड़कियों की भीड़ लगी रहती है। तब सीरी तय करती है कि उसे सबसे अलग दिखना होगा। वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीदती है, उस पर अपना नाम लिखती है और कैंटीन वाली से कहती है कि वो हायोन को दे दे। मगर कैंटीन वाली पहले से ही जानती होती है कि ये किसके लिए है, क्योंकि उसी दिन कई लड़कियां ऐसा कर चुकी होती हैं। बाहर उसे उसकी घुंघराले बालों वाली दोस्त मिलती है, जिसके हाथ में भी हायोन के लिए पानी की बोतल होती है। स्कूल के बाद सीरी फिर से बीच पर लौटती है, उम्मीद करती है कि हायोन फिर से दिखेगा। वो समंदर में खड़ी होकर उसका इंतजार करती है, मगर वहाँ उसकी जगह एक और लड़का आ जाता है जो उसका गिरा हुआ नेम टैग उठा लेता है। और जब उसकी शर्ट पानी में बहने लगती है तो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन खुद ही पानी में गिर पड़ता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। तब सीरी उसे बचाने के लिए दौड़ती है, उसे खींचकर बाहर लाती है और CPR देने के लिए झुकती है। लेकिन जैसे ही उसके होंठ उसके पास पहुंचते हैं, वो लड़का होश में आ जाता है, जिससे सीरी गुस्से और शर्म से लाल हो जाती है और उसे जमकर डांटती है। हालांकि अंदर ही अंदर उसे तसल्ली होती है कि वो सुरक्षित है। अगले ही दिन वही लड़का सियोक सीरी के स्कूल और उसी क्लास में ट्रांसफर होकर आ जाता है। उसके पैर में प्लास्टर होता है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। टीचर उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं और बताते हैं कि सियोक उम्र में बड़ा है। उसने पहले यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था, फेल हो गया और अब दोबारा स्कूल लौटना पड़ा है। सीरी उससे अच्छे से बात करती है, लेकिन वो ठंडा सा रहता है और ज्यादा कुछ नहीं बोलता। अगली सुबह सीरी उसे प्लास्टर के साथ जूझते देखती है और उसकी मदद करने की जिद करती है, मगर वो मना कर देता है। तभी सुपरवाइजर दूसरे स्टूडेंट सियोंग को डांटते हुए उसे मदद करने का आदेश देता है। बाद में सीरी को बिना नेम टैग के पकड़ा जाता है और वो झूठ बोल देती है कि शायद कहीं गिर गया होगा, जबकि असल में वो अभी भी ज्यूक के पास ही होता है और उसने उसे वापस नहीं किया होता। लंच टाइम पर सीरी और उसकी दोस्तें सियोक के लिए खाना लेकर आती हैं और उनकी इतनी केयर देखकर वो हैरान रह जाता है। जब बाकी बच्चे पूछते हैं कि क्या सच में सीरी ने उसे बीच पर बचाया था, तो सियोक चुप रहता है, लेकिन सीरी गर्व से बीच में कूद पड़ती है और पूरा क्रेडिट खुद ले लेती है। हंसते हुए वो ये तक कह देती है कि अब उस पर उसका एहसान है, उसे उसकी छतरी पकड़नी होगी, उसके लिए खाना लाना होगा और आइसक्रीम भी खिलानी होगी। और सियोक बेचारा मना भी नहीं कर पाता। बाद में उसकी दोस्तें उसे नया नाम टैग बनाकर देती हैं और जयुक लगभग उसका असली वाला लौटाने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो किसी को ये कहते सुन लेता है कि शायद जिसने तुम्हारा नाम टैग लिया है उसने इसलिए लिया क्योंकि उसे तुम पसंद हो। और ये सुनकर वो चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इसी बीच सीरी फिर से साफ साफ कह देती है कि उसका दिल सिर्फ ह्योन के लिए धड़कती है, मुझे वही पसंद है, किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। जैसे ही वो ये बात खत्म करती है, अचानक एक बॉल उड़ती हुई उसकी तरफ आती है और उसे लग जाती है, मगर किसी ने उसे किक मारकर वापस भेज दिया होता है और सामने खड़ा होता है हायोन, जो सीधा उसकी ओर बढ़ता है। बॉल से गलती से सीरी को लगने पर हायोन तुरंत माफी मांगता है और चिंता दिखाता है, जबकि सीरी शर्म से नजरें झुका लेती है और घबरा जाती है। उसकी दोस्तें तुरंत चिढ़ाने लगती हैं कि उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा
ताकि उससे बात करने का मौका मिल जाए। हालांकि सियोक को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। क्लास में वापस आकर सीरी की करीबी दोस्त बताती हैं कि सुआ के बाल फिर से बिल्कुल सीधे हो गए हैं। ये सुनते ही सीरी हैरान होकर खुद देखने दूसरी क्लास में भागती है और सच में उसके बाल वही बन चुके होते हैं जैसा वो हमेशा चाहती थी। पूछने पर पता चलता है कि सुआ ने सैलून में बहुत महंगे 2 मिलियन में अपने बाल स्ट्रेट करवाए हैं। ये सुनकर सीरी और उसकी दोस्तें उम्मीद और जिज्ञासा में सैलून पहुंच जाती हैं, जहां मालकिन कहती है कि सीरी के बहुत ज्यादा घुंघराले बाल भी सीधे किए जा सकते हैं। घर लौटकर सीरी अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करती है, लेकिन पैसे पूरे नहीं पड़ते और दिल टूट जाता है। मायूस होकर वो फिर बस देखने के लिए सैलून जाती है। तभी वो गलती से सियोक को मालकिन को माँ कहते सुन लेती है और उसके दिमाग में एक अजीब सा प्लान बन जाता है। अगले दिन वो सियोक से पहले से बिल्कुल अलग तरीके से पेश आती है, ज्यादा प्यार से बात करती है। स्कूल के बाद वो जानबूझकर सैलून के बाहर उससे टकराने का नाटक करती है और पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तब वो बताता है कि ये सैलून उसकी माँ का है। ये सुनते ही सीरी बिना झिझक अंदर भाग जाती है, खुद को उसकी करीबी दोस्त बताती है और उसकी माँ को याद दिलाती है कि उसने बीच पर उसकी जान बचाई थी। वो वादा करती है कि स्कूल में उसका ध्यान रखेगी और बदले में इशारों में अपने बाल स्ट्रेट करवाने की बात कह देती है। उसकी माँ मुस्कुराकर मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि ये तब होगा जब उसका प्लास्टर उतर जाएगा। इसके बाद से सीरी पूरी तरह सियोक की लाइफ में घुस जाती है, उसे क्लास तक छोड़ती है, पढ़ाई में मदद करती है और सुरक्षित घर पहुंचाती है। यहाँ तक कि सैलून दोबारा खुलने के लिए उसकी माँ के साथ पर्चे बांटने में भी हाथ बंटाती है। एक बारिश वाले दिन वो उसे अपने पिता के वेयरहाउस में शरण लेने ले जाती है और उसे अपने पिता के कपड़े पहनने को देती है। अंदर उसकी कॉमिक बुक्स के ढेर लगे होते हैं। जब वो पूछती है कि क्या उसे पढ़ना पसंद है, तो सियोक कहता है कि उसने कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ी। ये सुनकर वो चौंक जाती है और बड़े उत्साह से अपनी पसंदीदा किताबें उसे चुनकर देती है। यहाँ तक कि उसे ताला खोलने का पासवर्ड भी बता देती है ताकि वो जब चाहे आ सके। इसी दौरान सीरी और उसकी दोस्तें हायोन को कन्फेशन करने की तैयारी में ओरिगामी बीड्स मोड़ने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी राइवल मिन पहले ही 1000 मोतियां बना रही है, तो वो सीधा 10,000 बनाने का टारगेट रख लेती हैं। जब सियोक को यह प्लान पता चलता है तो वो चुपचाप खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन सीरी उसे रोक लेती है और कहती है कि उसका रोल बहुत जरूरी है। बड़े दिन से पहले उसे उसके बाल स्ट्रेट करने में मदद करनी होगी। मजबूरी में सियोक वहीं रुक जाता है और उसके साथ मोतियां मोड़ने लगता है। बाद में सीरी शाम के सेल्फ स्टडी रूम में एक क्लासमेट से सीट बदलने की गुहार लगाती है, क्योंकि उसे लगता है कि हायोन को प्रपोज करने के लिए वही सबसे परफेक्ट जगह है। मगर वो लड़का मना कर देता है, ये कहकर कि इससे उसकी पढ़ाई खराब होगी, और झुंझलाकर उस पर चिल्ला पड़ता है, तुम्हें लगता है वहाँ कन्फेशन करने से वो तुम्हें पसंद करने लगेगा? क्या हायोन अंधा है? तुम्हारा कोई चांस नहीं है, अपना टाइम बर्बाद मत करो। उसकी ये कड़वी बातें सीरी का हौसला पूरी तरह तोड़ देती हैं। उसी शाम वो रोती हुई सियोक के घर जाती है, ओरिगामी बीड्स का जार उसके हाथ में थमा देती है और बिना कुछ कहे चुपचाप लौट जाती है। जब वो अपने पिता के वेयरहाउस पहुंचती है तो दरवाजा खुला मिलता है और अंदर सियोक कॉमिक्स पढ़ता हुआ बैठा होता है, अब भी उसके सपने को पकड़े हुए। सही कहती है कि वो हायोन से तभी कन्फेशन करेगी जब उसके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि उसे लगता है कि तभी वो उसे पसंद करेगा। तब सियोक एक और जार निकालता है जो उसने पिछले कई दिनों से चुपचाप उसके लिए मोतियां मोड़कर भरा था। सीरी हैरान रह जाती है जब वो पूछता है कि इन मोतियों का असली मतलब क्या है, और वो धीरे से कहती है, इनमें मेरे, तुम्हारे और मेरी सारी दोस्तों के जज्बात भरे हैं। अगर हायोन मुझे मना भी कर दे तब भी मैं इस जार को हमारे साथ बिताए वक्त की याद के तौर पर संभाल कर रखूंगी। अगले दिन सीरी सियोक को स्कूल ले जाने उसके घर पहुंचती है और देखती है कि उसके पैर से प्लास्टर उतर चुका है। ये देखकर वो खुशी से झूम उठती है। उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, अब वो उसके बाल स्ट्रेट करवा सकती है। सीरी मुस्कुराती है, लेकिन तय करती है कि वो हायोन को कन्फेशन करने से ठीक एक दिन पहले ही ऐसा करेगी। स्कूल में नया मॉक एग्जाम रिजल्ट लग जाता है और सब उसे घेर लेते हैं। तभी सबके सामने सियोक का नाम टॉप रैंकर्स में दिखता है। उसने दिन रात मेहनत की थी, क्योंकि उसे पता था कि सीआरई को इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में जगह दिलाने के लिए किसी का चुना जाना जरूरी है। जब सियोक उसे अपनी सीट देने की पेशकश करता है ताकि सीरी वहाँ जाकर अपना कन्फेशन कर सके, तो पहली बार उसका दिल उम्मीद से रोशन हो जाता है। मगर जश्न मनाने से पहले ही एक और झटका मिलता है। खबर फैल जाती है कि जिस हायोन से वो प्यार करती है वो इस एग्जाम में फेल हो गया है, और उसे लगता है जैसे किस्मत फिर से उसकी जिंदगी के साथ खेल रही हो। एक दिन पड़ोस की एक औरत सीरी के घर आती है और उसकी माँ को जांगमी के परिवार के बारे में बताती है, जो हेयर सैलून की मालकिन है। वो कहती है कि जांगमी का बेटा
सियोक स्कूल के सबसे होशियार बच्चों में से है और उसका पिता एक मशहूर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर है। सीरी की माँ हैरान होकर सोचती है कि इतनी कामयाब फैमिली यहाँ रहने क्यों आई होगी। तब पड़ोसन दर्दनाक सच बताती है कि उसका पति जलन में पागल था, अक्सर अपनी बीवी पर जुल्म करता और अपनी नाकामी का गुस्सा बेटे पर निकालता था, जिससे वो लड़का टूट गया, अकेला पड़ गया और उसे स्कूल और एग्जाम तक छोड़ने पड़े। पास बैठी सीरी ने ये सब सुन लिया और उसका दिल दर्द से भर गया। उस शाम अपने पिता के वेयरहाउस के पास से गुजरते हुए सीरी को अंदर लाइट जलती दिखती है और झांकने पर वो देखती है कि उसके पिता सियोक के साथ इंस्टेंट नूडल्स बांटकर खा रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके पिता उसे एक डिस्पोजेबल कैमरा भी थमा देते हैं और कहते हैं कि अंदर ऐसे और भी पड़े हैं, जब मन हो इस्तेमाल कर सकता है। अगली सुबह स्कूल में सीरी की नजर आने वाले पिकनिक के पोस्टर पर पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत ये जगह हायोन को प्रपोज करने का परफेक्ट मौका बन जाती है। वो अपनी दोस्तों के साथ प्लान पर बात ही कर रही होती है कि हायोन वहाँ से गुजरता है और हमेशा की तरह सीरी की तरफ हाथ हिलाता है, जिससे उसका दिल फिर से झूम उठता है। जिम क्लास में हैंडबॉल गेम के लिए सब जोड़ी बनाते हैं। एक लड़की फुर्ती से हायोन के साथ टीम बना लेती है और सीरी को मजबूरी में एसियोक के साथ खेलना पड़ता है। गेम तेज और खतरनाक होता जाता है। हायोन ब्लू टीम को टारगेट करता है और एक बॉल सीरी की तरफ उड़ती है, लेकिन सियोक बार बार उसके आगे आकर उसे बचा लेता है। फिर प्यार में पागल होकर सीरी एक पल में खुद हायोन को बचाने के लिए बॉल के सामने कूद जाती है और ये देखकर सियोक अंदर से टूट जाता है। उसी शाम सीरी को हायोन का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो गेम के दौरान उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और सीरी खुशी से झूम उठती है। लेकिन कुछ ही पलों बाद सियोक का मैसेज आता है, जिसकी आवाज चिंता से भरी होती है। वो पूछता है कि क्या उसे दर्द तो नहीं हो रहा। खुद को कोसता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया और उसे जिद न करने बल्कि जल्दी ठीक होने के लिए मरहम लगाने की सलाह देता है। दोनों मैसेज सुनकर सीरी के दिल में अलग अलग तरह के एहसास उमड़ने लगते हैं। एक तरफ बेवजह की खुशी, दूसरी तरफ अजीब सी गर्माहट और उलझन। बाद में वो सैलून जाती है, जहां सियोक की माँ उससे उसके बाल धोने को कहती है और इतनी नजदीकी में दोनों को अजीब सा महसूस होता है। तभी सियोक गलती से शैम्पू से पहले कंडीशनर लगा देता है। उसकी माँ हैरानी से उसे देखती है, क्योंकि वो कभी ऐसी गलती नहीं करता। वो तुरंत बहाना बनाकर बाहर चला जाता है और सीरी को उसके जज्बातों पर शक होने लगता है। स्कूल पिकनिक का दिन आ जाता है और बस में चढ़ते वक्त सीरी सीधे चमकदार बालों के साथ आती है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। पीछे बैठा सियोक चुपचाप देखता रहता है और उसका मूड बुझा हुआ होता है। पिकनिक स्पॉट पर सीरी अपना पेपर बीड्स वाला जार सावधानी से हायोन की सीट पर रख देती है। रात को सब मिलकर उसके कन्फेशन के लिए एक खास जगह सजाते हैं। तीरों के निशान देखते हुए हायोन वहां पहुंचता है और सामने सिर्फ सीरी को पाकर चौंक जाता है। वो उसके सीधे बालों की तारीफ करता है, मोतियों के जार को देखकर खुश होता है और उसे फिर से धन्यवाद देता है कि उसने उसे बचाया था। फिर हायोन उस दिन की बीच वाली बात छेड़ता है और कहता है कि उसके बारे में सिर्फ वही दोनों जानते हैं। ये सुनकर सीरी जम जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे नहीं पता कि सियोक भी वहां मौजूद था। उसी पल वो सियोक को चुपचाप वहां से मुड़कर जाते हुए देख लेती है और उसका दिल कसकर भींच जाता है। उसे सब कुछ साफ समझ आने लगता है। वो हायोन की तरफ देखकर कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं आज यहाँ तुम्हें ये बताने लाई थी। लेकिन जैसे ही मैं बोलने वाली थी, मेरे दिमाग में किसी और का ख्याल आने लगा। मुझे लगता था कि पसंद किए जाने के लिए मुझे खुद को बदलना होगा, सुंदर बनना होगा, लेकिन उसके साथ रहते हुए मुझे कभी खुद को बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं जैसी हूँ वैसी रह सकती हूँ और जिस इंसान की वो बात कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि सियोक होता है। सीरी वापस ग्रुप के पास लौटती है। उसकी दोस्तें बेसब्री से पूछती हैं कि क्या उसका कन्फेशन सफल हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बस उसकी आंखें खामोशी से सियोक को ढूंढती रहती हैं। अगले दिन सियोक को सच में क्या हुआ था इसकी कोई खबर नहीं होती, इसलिए वो हर मोड़ पर सीरी से बचता रहता है। उस रात उसे वेयरहाउस के अंदर लाइट जलती दिखती है। वो बाहर खड़ा होकर अपने ही जज्बातों से जूझता रहता है और आखिरकार अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सीरी वहीं उसका इंतजार कर रही होगी। वेयरहाउस की टेबल पर सीरी चुपचाप सियोक के लिए नई किताबें रख चुकी होती हैं। दोनों कुछ देर तक खामोशी में बैठे रहते हैं। कोई भी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। फिर आखिर सीरी धीरे से पूछती है, क्या तुम्हें जानने की जिज्ञासा नहीं है कि कन्फेशन में क्या हुआ था? क्या तुम सच नहीं जानना चाहते? और वो मान लेती है कि उसने हायोन से कन्फेशन नहीं किया था। ये सुनकर सियोक चौंक जाता है और पूछता है, क्यों? सीरी हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, क्योंकि अब मैं पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम आए तो बस मेरे लिए एक बहुत बड़ी कैंडी खरीद देना, शायद उससे मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाए। अगले दिन स्कूल में जब साई
सियोक को घुंघराले बालों वाली लड़की के साथ बातें करते देखती है तो उसका दिल थोड़ा सा बैठ जाता है और हल्की सी जलन उसके अंदर उभर आती है। हालांकि वो उसे छुपाने की कोशिश करती है। उसी रात सियोक की माँ सोफे पर रखा एक बहुत बड़ा गिफ्ट देखकर पूछती है तो सियोक बताता है कि सीरी ने उससे एक बहुत बड़ी कैंडी लाने को कहा था। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि वो अगले साल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देने का इरादा रखता है। ये सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और याद दिलाती है कि उसने तो कभी कहा था कि वो एग्जाम देने से बेहतर मर जाना पसंद करेगा। थोड़ी देर बाद सियोक सीरी के घर आता है और उसके लिए वही बड़ी सी कैंडी लेकर आता है। जैसे ही वो जाने लगता है सीरी उसे रोककर पूछती है कि क्या वो सुआ के करीब है। वो बिना झिझके कह देता है कि नहीं, फिर उसे एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हुआ चला जाता है। एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है और शुभकामनाएं देने वालों के बीच सीरी को एक खास सरप्राइज मिलता है, एक खुशमिजाज भालू के मैस्कॉट से भरा हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट बैग। जब वो कॉस्ट्यूम उतरता है तो अंदर सियोक होता है और सीरी का दिल गर्माहट से भर जाता है। रिजल्ट का इंतजार करते हुए अगले दिनों में सीरी की पूरी गैंग मसालेदार राइस केक खाने जाती है, लेकिन सीरी ये कहकर मना कर देती है कि उसे अपनी माँ की मदद करनी है। सियोक भी कह देता है कि उसे घर का कुछ काम है। शक होने पर सब उनका पीछा करते हैं और हैरानी से देखते हैं कि सीरी और सियोक चोरी छिपे मिल रहे हैं। उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। बाद में सीरी और सियोक उसी बीच पर लौटते हैं जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सीरी उससे पूछती है कि उस दिन उसने समंदर में छलांग क्यों लगाई थी। उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं और वो बताता है कि वो उस वक्त इतनी उदासी में डूबा हुआ था कि सोचने लगा था अगर लहरें उसे अपने साथ बहा ले जाएं तो क्या होगा। लेकिन तभी पानी के अंदर उसे वो तैरती हुई दिख गई और उसी पल उसकी मौजूदगी ने उसे जिंदगी की तरफ वापस खींच लिया। धीरे धीरे वो उसके हाथ में वो नेम टैग थमा देता है जिसे उसने इतने दिनों तक संभाल कर रखा था और मानता है कि वो उसे उस इंसान की याद के तौर पर रखे हुए था जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर वो उसका हाथ थामता है, उसकी आंखों में देखकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है। घर लौटते वक्त दोनों का मन एक दूसरे से अलग होने को नहीं करता। उनके हाथ एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तभी सीरी झुककर उसके होठों पर एक शर्मीली और नर्म सी किस कर देती है। उसके गाल जल उठते हैं लेकिन उसका दिल सुकून से भर जाता है। घर पहुंचने पर सियोक की माँ उसे बताती है कि रविवार को उसे सियोल जाकर नया हेयर ड्रायर लेने जाना है। वो पूछता है कि क्या उसे साथ चलना है, मगर उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि वो यहीं रहकर दुकान का ध्यान रखे। अगले दिन सीरी अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाने वाली होती है। निकलने से पहले वो सियोक को कॉल करना नहीं भूलती और बात करते हुए बार बार उसे रविवार की याद दिलाती रहती है जो उनकी तय की हुई डेट का दिन होता है। इसके तुरंत बाद सीरी अपनी खास दोस्ती वाली गैंग को फोन करती है और उनसे कहती है कि बीच पर सियोक को प्रपोज करने के लिए सारी तैयारी में उसकी मदद करें। आखिरकार वो खास रविवार आ जाता है जहां एक तरफ दोस्त जगह सजाने में लगे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीरी और सियोक पहले ही वहां पहुंच चुके होते हैं। ये देखकर सब अपने अपने तय किए गए पोजीशन पर जल्दी से भाग जाते हैं प्लान के मुताबिक। थोड़ी दूरी पर खड़ी सीरी दोस्तों को रुकने का इशारा करती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। ठीक उसी पल सियोक को किसी का मैसेज आता है और वो कहता है कि उसे कॉल करने के लिए थोड़ा दूर जाना होगा, लेकिन उसी मैसेज को पढ़ते ही उसका चेहरा उतर जाता है। उसकी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सीरी से माफी मांगकर वो तुरंत सियोल के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर सियोक अपनी माँ को बेहोशी की हालत में कोमा में पड़ा देखता है और पास में उसका पिता ठंडे भाव से खड़ा होता है। वो कहता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी। फिर चिंता दिखाने की जगह उसी पर दोष डाल देता है कि उसने सियोक की पढ़ाई बर्बाद कर दी और एक माँ के तौर पर नाकाम रही। ये सुनकर सियोक की मुट्ठियां भींच जाती हैं। उसे पूरा यकीन होता है कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं और उसकी माँ को धक्का दिया गया है, मगर उसका पिता उसके गुस्से को नजरअंदाज कर उसे घर जाने का हुक्म दे देता है। कई दिन बीत जाते हैं और कोई भी सियोक से संपर्क नहीं कर पाता। जब सीरी और उसकी दोस्तें उसके घर जाती हैं तो दुकान बंद मिलती है और बाहर फॉर रेंट का बोर्ड लगा होता है। घबराई हुई सीरी को याद आता है कि उसका पिता सोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में प्रोफेसर है। बेबस होकर वो बस पकड़कर शहर जाती है। हॉस्पिटल में वो सियोक की माँ के बारे में पूछती है और जिस कमरे की तरफ भेजी जाती है वहाँ बाहर खड़े होकर वो एक डरावनी बातचीत सुन लेती है। सियोक का पिता ठंडे लहजे में कह रहा होता है कि वो दोनों तुरंत अमेरिका जा रहे हैं और अगर कभी वापस आए तो उसके शिकंजे से नहीं बच पाएंगे। माँ और बेटा दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। जाना कोई नहीं चाहता लेकिन मजबूर होते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी सीरी सब कुछ सुन लेती है और उसका सीना डर से कस जाता है। उसी रात सीरी एक पब्लिक फोन से कॉल करती है। जैसे ही ये सियोक की आवाज सुनाई देती है वो जम जाती है और फिर टूटे दिल के साथ वो ऐसे शब्द कह देती है
जो उसका दिल नहीं चाहता था। वो कहती है कि उसने उसे हमेशा सिर्फ एक दोस्त की तरह देखा है ताकि वो गलतफहमी में न रहे, और अब उन्हें एक दूसरे से मिलने की जरूरत नहीं है। सीरी की आवाज कांपती रहती है, लेकिन वो ये सब इसलिए कहती है क्योंकि वो समझती है कि वो किस नामुमकिन हालात से गुजर रहा है और वो नहीं चाहती कि वो उसकी वजह से सब कुछ कुर्बान कर दे। उस रात सीरी देर तक रोती रहती है, ये जानते हुए कि शायद ये आखिरी बार था जब उसने उस लड़के से बात की जिसे वो सच में प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और सबको हैरानी होती है जब सीरी ऑनर्स के साथ पास होती है। फोटो खिंचवाते और सर्टिफिकेट थामते हुए भी उसका दिल भारी रहता है। ईयरबुक की तस्वीरें देखते ही सियोक की याद और गहरी हो जाती है और यादों का बोझ सह न पाकर सीरी वेयरहाउस चली जाती है, वही जगह जहां उनके साथ बिताए सारे पल जैसे वक्त में कैद होकर रह गए थे। वेयरहाउस की एक शेल्फ पर उसे एक नोटबुक मिलती है जो सियोक पीछे छोड़ गया था, जिसके कवर पर उसकी लिखावट में लिखा था लव क्रॉनिकल। और जब सीरी उसे खोलती है तो अंदर उसकी और उनकी पूरी फ्रेंड ग्रुप की ढेरों तस्वीरें मिलती हैं। हर फोटो के पास सियोक ने छोटे छोटे नोट्स लिख रखे होते हैं जो उसके एक्सप्रेशंस को कैद करते हैं, कभी उसकी मुस्कान, कभी उदासी, कभी हंसी, कभी आंसू। उसे वो सब कुछ पसंद था, इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि वो बस सी राय थी। वो सिर्फ वही लड़की नहीं थी जिसने उसे बीच पर बचाया था, बल्कि वही थी जिसने उसे उसकी जिंदगी की अंधेरी गहराइयों से बाहर खींच लिया था, जिसने उसे उसके अपने डरावने ख्वाबों से बचाया था। कभी उसने उसके नेम टैग को अपनी जिंदगी की डोर समझकर पकड़ा हुआ था, मगर अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका नाम, उसकी मौजूदगी उसके दिल पर खुदी हुई थी। हर पन्ना पलटते हुए सीरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने एक खूबसूरत प्यार खुलकर सामने आ जाता है, लेकिन वो प्यार उसे बहुत दूर लगता है, जैसे बस छूने से रह गया हो। टूटे दिल के साथ वो बीच पर भटकती है और सियोक को मैसेज भेजती है, मैं आज तुमसे नहीं मिल सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वही बहाना जो वो पहले भी इस्तेमाल कर चुकी थी और जिसे वो सोचती थी कि शायद कभी जवाब नहीं आएगा, मगर इस बार जवाब अलग होता है, तुम मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। और तभी उसका फोन बजता है। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम पुकारती है। वो मुड़ती है और सामने सियोक रेत पर खड़ा होता है। हैरानी राहत में बदल जाती है। सीरी दौड़कर उससे लिपट जाती है और रोते हुए माफी मांगती है। कबूल करती है कि उसने झूठ बोला था और जो कड़वे शब्द उसने कहे थे वो दिल से नहीं थे। वो कभी उसे भूल नहीं पाई, कभी उससे प्यार करना बंद नहीं कर पाई। और सियोक सब समझ जाता है। शांत नजरों से वो अपने बैग से एक जार निकालता है जिसमें पेपर बीट्स भरी होती हैं और बताता है कि हर मोती उसकी एक याद है, वो पल जिन्हें वो कभी भूलना नहीं चाहता। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं, उन जज्बातों के साथ जिन्हें अब रोक पाना मुमकिन नहीं था। तभी पास ही छिपे उनके दोस्त बाहर दौड़ते हुए आते हैं, तालियां बजाते हैं और इस खूबसूरत कपल की दोबारा मिली मोहब्बत का जश्न मनाते हैं। यहाँ किसी बड़े स्टेज पर कन्फेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो उन्हें बांध रहा था वो उससे कहीं बड़ा था, उनके दिलों की सच्चाई, अडिग और बयान से बाहर। और इसी के साथ हमारी ये प्यारी लव स्टोरी अपने अंजाम तक पहुंचती है। उनकी कहानी भले ही ड्रामेटिक रही हो, लेकिन असली हैप्पी एंडिंग किसी और के बनने में नहीं, बल्कि खुद को अपनाने में होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार पाने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं होता। जो इंसान हमें सच में प्यार करता है वो हमें वैसे ही अपनाता है जैसे हम हैं, क्योंकि जब कोई हमें बिना शर्त अपनाता है तभी दिल सच में सुकून पाता है। और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत जीत होती है।